बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट नंबर 5 की, जो कि है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। सबसे पहले बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की। हमारे पास इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिफाइन करेंगे और इसके अलावा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस ये एक डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। मीन्स कि इट इज़ अ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ जिसके अंदर जॉइंट की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम बायोकेमिकल ब्रेकडाउन ऑफ पार्टिकुलर कार्टिलेज इन द साइनोवियल जॉइंट। अब क्यों ये जॉइंट की डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल यानी बॉडी के ओन्स केमिकल जो होते हैं यानी डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर की वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज की ब्रेकडाउन हो जाती है, जहाँ पे साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट हो। बहुत कॉमन होता है ये हैंड्स में, हिप्स में और नी जॉइंट्स में। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन जॉइंट की डिजीज़ है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसके अंदर क्या होता है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है इसकी इरोजन, इसकी टीयरिंग, इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो रही होती है कंटिन्यूसली। इट इज़ काज बाय एजिंग। ये एज के साथ हो सकता है क्योंकि ओल्ड एज के अंदर ये मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा हेरिडिटी, और अगर हम जॉइंट को इंजरी या ट्रॉमा पहुंच जाती है तो उसके रिजल्ट में ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी स्टार्ट हो जाती है। तो इस स्लाइड के अंदर हमने 5 बातें याद रखनी है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। इसके अलावा बायोकेमिकल्स की वजह से आर्टिकुलर कार्टिलेज के ब्रेकडाउन हो जाती है जो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमनली कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर? हैंड्स, हिप्स और नी जॉइंट। इसके अलावा ये मोस्ट कॉमन जॉइंट की डिजीज़ है और इसके अंदर आर्टिकुलर कार्टिलेज की इरोजन यानी ब्रेकडाउन कंटिन्यूसली चल रही होती है। और रिस्क फैक्टर की अगर या हम काज की बात करें तो एजिंग प्रोसेस की वजह से, हेरिडिटी, या अगर जॉइंट को इंजरी या ट्रॉमा पहुंच जाते हैं तो उसके नतीजे में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। प्राइमरी अर्थराइटिस नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम इंजरी। अब जिसको हम प्राइमरी अर्थराइटिस कहते हैं उसके अंडरलाइंग काज इंजरी नहीं होती। नेचुरल एजिंग ऑफ जॉइंट यानी उम्र के साथ साथ जॉइंट के अंदर जो एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही होती है, जो डिजेनरेशन हो रही होती है जॉइंट्स के अंदर, वो होती है। विद एजिंग वाटर कंटेंट ऑफ द कार्टिलेज इंक्रीज। उम्र के साथ साथ आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर जो वाटर की कंटेंट है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। कॉन्ड्रोसाइट प्रोलिफरेट ड्यू टू वाटर कंटेंट इंक्रीज इन मैट्रिक्स, जिसकी वजह से उस वाटर की कंटेंट की बढ़ने की वजह से जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं यानी कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं, उनके अंदर मल्टीपल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती हैं ड्यू टू वाटर कंटेंट इंक्रीज इन मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स प्रोटीन है उसके अंदर जब वाटर की कंटेंट बढ़ जाती है तो उसकी वजह से कॉन्ड्रोसाइट सेल की प्रोलिफरेशन होती है और वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? प्रोटोग्लाइकेन डिक्रीज, यानी जो प्रोटोग्लाइकेन्स हैं उनकी मकदार कम हो जाती है जॉइंट्स के अंदर। विद एजिंग प्रोटीन मेकअप कार्टिलेज डिजेनरेट्स। एजिंग के साथ क्या होता है कि प्रोटीन कार्टिलेज की डिजेनरेशन स्टार्ट करवा देता है। टोटल लॉस ऑफ कार्टिलेज, क्वेश्चन बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। और इसके अलावा जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं जो दो बोन के दरमियान होते हैं वो कम्प्लीटली लॉस हो जाते हैं, तो बोन एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन कर रहे होते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, उसके बाद क्या होता है जब दोनों बोन एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे होते हैं जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। लॉस ऑफ कार्टिलेज कुशन काज फ्रैक्शन, जब कार्टिलेज की वो कुशन या कार्टिलेज लॉस हो जाते हैं तो बोन एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, और उस फ्रैक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द काज जॉइंट काजेज ओस्टियोफाइट्स। अब जब जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होती हैं? ओस्टियोफाइट्स होते हैं, यानी बोन एबनॉर्मली डेवलप हो रहा होता है, बोन की जो शेप होती है वो एबनॉर्मल शेप की बन जाती हैं। सेकेंडरी अर्थराइटिस। अब सेकेंडरी अर्थराइटिस के अंदर अंडरलाइंग काज जो जॉइंट की इन्फ्लेमेशन की होती है वो कोई ना कोई कंडीशन या बीमारी होती है। नंबर फर्स्ट पे ओबिसिटी के अंदर मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ रहा होता है जॉइंट के ऊपर या कार्टिलेज के ऊपर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है जॉइंट्स के अंदर, तो उसको हम सेकेंडरी अर्थराइटिस कहते हैं। या अगर रिपीटेड ट्रॉमा, जॉइंट को रिपीटेडली ट्रॉमा हो रहा होता हो
या लिगामेंट को या कार्टिलेज को या बोन को रिपीटेड इंजरी हो या ट्रॉमा हो, उसकी वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो तो हम उसको भी सेकेंडरी अर्थराइटिस कहते हैं। या डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से अगर जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो तो वो भी सेकेंडरी अर्थराइटिस काउंट होगा। इसके अलावा अगर जॉइंट कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ अगर बाय बर्थ कंजेनाइटली ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ हो जॉइंट के अंदर जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो तो उसको हम सेकेंडरी अर्थराइटिस कहते हैं। या ग्रोथ हार्मोन की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हो जॉइंट्स के अंदर तो वो भी सेकेंडरी अर्थराइटिस होगा। या हीमोक्रोमोटोसिस अगर आयरन की एक्सेसिव डिपोजिशन हो जॉइंट्स के अंदर और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो तो वो सेकेंडरी अर्थराइटिस कहलाएगा। या अगर पिगेट डिजीज़ बोन की ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हमारे बोन एबनॉर्मली लार्ज हो जाते हैं और बोन वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन के चांसेस होते हैं। तो उसकी वजह से अगर जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो तो उसको भी हम सेकेंडरी अर्थराइटिस कहते हैं। तो ये जो लिस्ट किए गए हैं ये सेकेंडरी अर्थराइटिस के काजेज़ हैं। ओबेसिटी है, ट्रॉमा है, इसके अलावा डायबिटीज़ है, जॉइंट कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ हो, ग्रोथ हार्मोन की मकदार अगर इंक्रीज़ हो, या अगर आयरन की डिपोजिशन हो, या अगर पिगेट डिजीज़ हो। अब इसके अंदर आपको नॉर्मल और अर्थराइटिक जॉइंट नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट पे है इसको देखिए कि ये नॉर्मल है जिसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, जॉइंट कैप्सूल है और कार्टिलेज है। इसके अलावा दोनों बोन जो है वो एक दूसरे के ऊपर फ्रैक्शन नहीं कर रहे होते, यानी उसके अंदर कोई दोनों बोन एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में नहीं होते। नेक्स्ट पे आप देखिए ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन कम्प्लीटली लॉस हुआ होता है। इसके अलावा कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसकी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हुई होती है। तो बोन एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाते हैं। वाइल जो नेक्स्ट पिक्चर है वो रोमाटाइड अर्थराइटिस है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो हमें इन्फ्लेम नज़र आता है, यानी एक नॉर्मल है। और जो सेकंड नंबर पे ओस्टियोआर्थराइटिस इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, इसके अंदर डीजनरेशन हुई है कम्प्लीटली। बोन के अंदर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो ख़त्म हुआ है और बोन एक दूसरे के ऊपर फ्रैक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो रोमाटाइड अर्थराइटिस है इसके अंदर मेन पॉइंट ये याद रखिए कि इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन हमें इन्फ्लेम नज़र आ रहा होता है, वाइल आर्टिकुलर कार्टिलेज इसके अंदर प्रेजेंट है और बोन एक दूसरे के ऊपर फ्रैक्शन यानी रगड़ नहीं कर रहे होते हैं। अब ओस्टियोआर्थराइटिस नी, अगर हम ओस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसकी इरोजन हुई है वो कम्प्लीटली लॉस हो रहा होता है। बोन स्पर्स यानी ओस्टियोफाइट्स बोन बाहर की तरफ निकला हुआ है। इसके अलावा एक्सपोज बोन और बोन जो है वो एक दूसरे के ऊपर एक्सपोज हो रहा होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन या रगड़ कर रही होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को वॉकिंग के अंदर या जब उस जॉइंट की इफेक्टिव जॉइंट की मूवमेंट होती है तो पेशेंट को पेन होता है। अब राइट नी जॉइंट पटेला रिमूव्ड विजुअलाइज जॉइंट, अगर हम पटेला को रिमूव करें और बोन को विजुअलाइज करें नी जॉइंट को, ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर अगर नी जॉइंट्स इन्वॉल्व हो तो हमें कार्टिलेज इरोज मिल रहा होता है कि कार्टिलेज जो जॉइंट है आर्टिकुलर कार्टिलेज वो कम्प्लीटली लॉस हुआ होता है। इसके अलावा जॉइंट स्पेस जो जॉइंट के दरमियान स्पेस होता है वो नैरो हो जाता है और बोन बाहर की तरफ निकला हुआ होता है या उभरा हुआ होता है, प्रोट्रूड हुआ होता है, जिसको हम ओस्टियोपाइट या बोन स्पर्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है, अपन लीड टू कंप्लीट डिजनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके अंदर अक्सर क्या होता है कि कंप्लीटली डिजनरेशन हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज की। क्लिनिकल फीचर साइन सिम्टम हमारे पास क्या होते हैं, डीप इची जॉइंट पेन यानी पेशेंट को इंटरनली जॉइंट के अंदर पेन होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग के अंदर ये जॉइंट स्टिफ हुआ होता है। इसके अलावा ये वार्म गर्म होता है, स्वेलिंग होती है अफेक्टेड जॉइंट के अंदर जो भी जॉइंट इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो लिमिटेड हो जाती है और हमें हेपरेटिन नोड्स नज़र आ रहे होते हैं। एक नॉर्मल साइन है जो कॉमन होते हैं वुमेन के अंदर, वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि हेपरेटिन नोड्स हम किसको कहते हैं। तो इस पिक्चर के अंदर आप देखें स्पेशली डिस्टल पेरेंटल जॉइंट के जिसके अंदर हमें नोड नज़र आती है, इसको हम कहते हैं हेपरेटिन नोड्स। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करते हैं इस पेशेंट के लिए, हम सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, एक्सरे करते हैं और आर्थ्रोग्राफी करते हैं, यानी जॉइंट के अंदर कैमरा डाल के उसके पिक्चर लेते हैं तो उसके अंदर हमें क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को ओस्टियोआर्थराइटिस है।
मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा टॉपिकल पेन रिलीवर देते हैं, यानी टॉपिकल क्रीम हम लगा रहे होते हैं जिसके अंदर ट्रोलामाइन सिलिसेट है, इसके अलावा मिथाइल सिलिसेट है, मेंथोल है और कैम्पोर के नाम से आते हैं, तो हम टॉपिकल पेन रिलीवर लगाते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट देते हैं और एंटी डिप्रेसेंट के अंदर हमें इमिपेरामाइन देते हैं, इसके अलावा अमाइट्रिप्टाइलिन देते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास सर्जिकल होते हैं, हम सर्जरी करते हैं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। नर्सिंग केयर हम क्या देंगे इस पेशेंट को, एक्सरसाइज रेगुलरली, हम पेशेंट को एक्सरसाइज देंगे रेगुलरली, वेट को कंट्रोल करेंगे और इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो हेल्दी डाइट को इस्तेमाल करें, हीट अप्लाई करें इफेक्टिव जॉइंट के ऊपर, वेयर कंफर्टेबल कुशन शूज़ दैट सपोर्ट योर वेट। इसके अलावा अगर ओबेसिटी की वजह से है तो हम उसको ऐसी शूज़ प्रोवाइड करेंगे जो कंफर्टेबल हो और उसकी वेट को सपोर्ट करें। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन, हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करवानी है, जैसे हिप्नोसिस, गाइडेड इमेजिनरी डीप ब्रीथिंग एंड इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन कैन हेल्प कंट्रोल पेन। और इसके अलावा हम मसल रिलैक्सेशन की यानी डिफरेंट एक्सरसाइज उसको बता रहे होते हैं, या उसको डीप ब्रीथिंग जब उसको पेन हो रहा होता है, या गाइड इमेजिनरी जैसे कि पेशेंट को कुछ भी नहीं है और उसको ख्वाबों की दुनिया में लेके जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन है जिससे पेशेंट के पेन के अंदर कमी आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्चर हम कहते हैं जब बोन के स्ट्रक्चर के अंदर डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। नंबर फर्स्ट पे है ओब्लिक, तो ओब्लिक पे हमारे पास बोन के फ्रैक्चर इस वाले डायरेक्शन में यानी ओब्लिक हुआ होता है तो उसको हम कहते हैं ओब्लिक फ्रैक्चर। क्यूमिनेटेड फ्रैक्चर के अंदर बोन के मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं, मल्टीपल पार्ट्स में बोन डिवाइड हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्यूमिनेटेड। स्पाइरल, अगर स्प्रिंग की तरह बोन के अंदर फ्रैक्चर हो तो उसको हम कहते हैं कि स्पाइरल फ्रैक्चर है। वन जो नेक्स्ट है कंपाउंड फ्रैक्चर, इसके अंदर क्या होता है कि कम्प्लीटली बोन डिस्प्लेस हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं कि कंपाउंड फ्रैक्चर है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, सबसे पहले ओब्लिक फ्रैक्चर जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, जिसके अंदर फ्रैक्चर विच गोज एट द एंगल टू द एक्सिस, जिसके अंदर एक एंगल से फ्रैक्चर जा रहा होता है और दूसरे एक्सिस तक पहुंच जाता है। कम्युनेटेड के अंदर मिनी रिलेटिवली स्मॉल फ्रेगमेंट में बोन डिवाइड हो जाता है। स्पाइरल के अंदर क्या होता है कि फ्रैक्चर विच रन अराउंड द एक्सिस ऑफ द बोन, जो बोन के सराउंड में या एक्सिस में फ्रैक्चर रन कर रहा होता है उसको हम नाम देते हैं स्पाइरल। कंपाउंड हम उस फ्रैक्चर को कहते हैं आल्सो कॉल्ड ओपन फ्रैक्चर, इसको हम ओपन फ्रैक्चर भी कहते हैं, विच ब्रेक द स्किन, जिसके अंदर स्किन भी ब्रेक हो जाते हैं और बोन कम्प्लीटली डिस्प्लेस हुआ होता है। इसके अंदर आप देखें क्यूमिनेटेड, इसके अलावा ग्रीन स्टिक भी आपको नज़र आएगा, इम्पैक्टेड भी नज़र आएगा, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर भी नज़र आएगा, ओब्लिक फ्रैक्चर भी नज़र आएगा और इसके अलावा स्पाइरल विद रोटेशन, जिसके अंदर बोन रोटेट हुआ होता है, वो फ्रैक्चर के टाइप्स भी हमें नज़र आता है इस पिक्चर के अंदर। नेक्स्ट है ओस्टियोपोरोसिस। हमारे पास इस ओस्टियोपोरोसिस के ऑब्जेक्टिव होंगे कि हम ओस्टियोपोरोसिस को डिफाइन करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कर सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस के लिए, और इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट क्या होती है ओस्टियोपोरोसिस की, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस की। ओस्टियोपोरोसिस हम किसको कहते हैं, रेफर टू इंक्रीज पोरोसिटी ऑफ बोन ड्यू टू लॉस ऑफ बोन मास, यानी ओस्टियोपोरोसिस के अंदर बोन मिनरल डेंसिटी लॉस हो जाती है और बोन पोरस हो जाते हैं, खोखला हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस ऐसी कंडीशन है जिसकी करेक्टराइज बाय जिसकी खसूसियात होती हैं जिसके अंदर बोन की डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, बोन की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, रिजल्टिंग इन फ्राजाइल बोन। और उसके बाद जब बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, बोन की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसके नतीजे में बोन क्या हो जाते हैं कि वो फ्राजाइल यानी कमज़ोर हो जाते हैं। नॉर्मल बोन जो होता है वो कंपोस्ट ऑफ प्रोटीन, नॉर्मल बोन की जो डेंसिटी होती है वो प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है, कोलेजन प्रोटीन होते हैं, उसके अंदर कैल्शियम होता है और दूसरे मिनरल्स पर मुश्तमिल होता है, विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओस्टियोपोरोसिस के अंदर वो प्रोटीन, वो कोलेजन, वो मिनरल्स डिक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से बोन की स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है यानी कम हो जाती है और बोन इजीली फ्रेजाइल हो जाती है यानी फ्रैक्चर के लिए रिस्क पे होता है। बोन दैट आर अफेक्टेड बाय ओस्टियोपोरोसिस कैन ब्रेक
with relatively minor injury that normally would not cause a bone to fracture। अब जिस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं उसके बोन इतने कमज़ोर हुए होते हैं क्योंकि माइनर इंजरी की वजह से उसको फ्रैक्चर हो सकता है, जो कि नॉर्मल पेशेंट को उस माइनर इंजरी की वजह से फ्रैक्चर नहीं होता। वाइल ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट को अगर माइनर सी बोन की इंजरी हो जाती है तो वो फ्रैक्चर के शिकार हो जाते हैं और जिसको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस का वो पेन होता है कंबाइंड बाय स्केलेटल फ्रैक्चर, जिसकी वजह क्या होती है कि फ्रैक्चर हुआ होता है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। फ्रैक्चर जो मोस्ट कॉमनली बोन है वो हिप से, पेल्विस से, ह्यूमरस से या इन्हीं अदर बोन किसी भी बोन के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। वेजिंग एंड कोलैप्स वर्टेब्रा काज अ लॉस ऑफ हाइट इन द वर्टेब्रा कॉलम। इसके अलावा अगर वर्टेब्रा कॉलम के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो तो उसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं वर्टेब्रा कॉलम या एक दूसरे के ऊपर धंस जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की जो हाइट है उसके अंदर कमी आ जाती है। या वर्टेब्रल कॉलम की अगर हम हाइट की बात करें तो वर्टेब्रल कॉलम की हाइट के अंदर कमी आ जाती है और इसके अलावा वो मुड़ जाता है आउटवर्ड, तो जिसको हम नाम देते हैं कीपोसिस। इसके अलावा हमें डॉगर हम्प्स नज़र आ रहा होता है। एबनॉर्मल आउटवर्ड कर्वेचर होता है वर्टिब्रा के अपर बैक के, यानी जो अपर बैक है वर्टिब्रा के वहाँ पे एबनॉर्मली आउटवर्ड कर्वेचर हमें मिल रहा होता है, जिसको हम डॉगर्स हम्प कहते हैं। कंप्रेशन ऑफ द फ्रंट इंटीरियर पोर्शन ऑफ द इन्वॉल्व वर्टिब्रा लीड टू फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन, जिसको हम कीपोसिट एंड क्रिएट अ हम्प एट द अपर बैक। यानी कीपोसिस की वजह से जो अपर बैक वर्टेब्रा है वहाँ पे एक हम्प एबनॉर्मल मास हमें लग रहा होता है क्योंकि आउटवर्ड की तरफ वर्टेब्रा निकला हुआ होता है, उसको हम डॉगर्स हम्प कहते हैं। इसके अलावा वीकनेस होती है और वेट लॉस हो जाता है पेशेंट का। इस पिक्चर के अंदर आप सबसे पहले है नॉर्मल, उसके बाद आप देखिए कि आगे की तरफ उभरा हुआ है और तट पे हमें डॉगर्स हम्प नज़र आ रहा होता है क्योंकि इसके अंदर अपर बैक पे अगर आप देखें तो आउटवर्ड हमें एबनॉर्मल वर्टेब्रा की ग्रोथ नज़र आ रही है। रिस्पेक्टर और काजेज क्या है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, इसके अलावा फीमेल जेंडर हो तो वो रिस्क पे होता है। एडवांस एज हो, अगर एज ज़्यादा हो 60+ हो, स्मॉल बोन स्ट्रक्चर हो, इसके अलावा अगर बोन के स्ट्रक्चर स्मॉल हो, पोस्ट मेनोपॉजल यानी इस एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है बोन मिनरल डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, तो अगर फीमेल हो और पोस्ट मेनोपॉजल हो यानी आफ्टर 45 एज तो वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं फीमेल, क्योंकि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से बोन मिनरल डेंसिटी लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस को यानी ऑस्टियोपोरोसिस वाले प्रोसेस को एक्सेलरेट कर रहा होता है या बोन मिनरल डेंसिटी लॉस हो रही होती है उस मेनोपॉज की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट रिस्क पे चला जाता है फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो, हाई प्रोटीन डाइट हो, एक्सेसिव इनटेक हो इसकी, इसके अलावा एक्सेसिव कैफीन इनटेक हो या स्मोकिंग कर रहा हो तो ये रिस्पेक्टर है फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। ड्रग अगर एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड कोई ले रहा हूँ, इसके अलावा एंटी कन्वल्सिंग मेडिसिन अगर ले रहा हूँ, इसके अलावा जो पेशेंट लॉन्ग टर्म हेपरिन पे होते हैं तो वो रिस्क पे होते हैं कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। डिजीज़ रिलेटेड अगर पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम हो तो वो ज़्यादा रिस्क पे होती है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो। इसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटिस है, सीओपीडी है, मेलिग्नेंसीज है, कैंसर है। अगर पेशेंट को रोमाटाइड अर्थराइटिस हो या हाइपरथायराइडिज्म हो तो ये सारे डिजीज़ वाले लोग रिस्क पे होते हैं फॉर द ऑस्टियोपोरोसिस। डायग्नोज हम कैसे करेंगे, हम डबल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टोमेट्री स्कैन करेंगे यानी डेक्सा स्कैन करेंगे। इसके अलावा सीरम कैल्शियम की मकदार देखेंगे और थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस के अंडरलाइंग काज क्या है। नेक्स्ट डिजीज़ है रोमाटाइड अर्थराइटिस। रोमाटाइड अर्थराइटिस क्या है, ये सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। नंबर फर्स्ट हमें बात ये याद रखनी है कि रोमाटाइड अर्थराइटिस इज़ अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। रोमाटाइड अर्थराइटिस नंबर 2 पॉइंट्स हमें ये याद रखना है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसके अंदर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट हो जाता है। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट इन इंडिविजुअल ओन टिश्यू, यानी जो नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो हम इंडिविजुअल की टिश्यू के अगेंस्ट हो जाता है, यानी ऐसी एंटीबॉडीज़ बनती है वो हमारी जॉइंट की टिश्यू
टिश्यू को डैमेज कर रही होती है, इंक्लूडिंग द जॉइंट, जिसके अंदर जॉइंट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती है, टेंडन के और बोन के अगेन, रिजल्टिंग इन इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू, यानी जॉइंट, टेंडन और बोन की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। स्किन, ब्लड वेसल, हार्ट, लंग्स एंड मसल बी आल्सो अफेक्टेड। इसके अलावा ये बीमारी स्किन, ब्लड वेसल, हार्ट और लंग और मसल को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। काजेज़ की अगर हम बात करें रूमेटाइड अर्थराइटिस के, तो स्टिल अननाउन काज है। अगर हम एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो वुमेन अफेक्टेड 2 to 3 टाइम मोर देन मेन, यानी फीमेल ज़्यादा इस पे होती है, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा इस पे होता है एज़ कम्पेयर टू मेल फॉर द रोमाटाइड अर्थराइटिस। पीक इंसिडेंस की अगर हम बात करें तो वुमेन जब फीमेल की एज 40 to 60 के दरमियान हो जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इंसिडेंस यानी ज़्यादा रोमाटाइड अर्थराइटिस के चांसेस होते हैं विद ऑनसेट 30 to 50 ईयर्स। के अलावा रोमाटाइड अर्थराइटिस आफ्टर 30 ईयर to 50 ईयर के दरमियान भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो काज इसके हमारे पास अननाउन है। इसके अलावा 70 to 80% रोमेटिक फैक्टर यानी रोमेटिक फैक्टर की वजह से होता है। इसके अलावा आर एफ एज अटो एंटीबॉडीज। अब आर एफ फैक्टर क्या है? आर एफ फैक्टर हमारे पास अटो एंटीबॉडीज है जो कि हमारे बोन, कार्टिलेज और मसल को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वायरस इसके अलावा अंडरलाइंग काज हो सकते हैं, स्पेशली एबोला वायरस, रेट्रोवायरस और फेरोवायरस। बैक्टीरिया की वजह से हम बात करें तो माइको बैक्टीरिया। इसके अलावा जेनेटिक, अगर किसी के HLA DRB1 एलील यानी HLA DR3 एंड DR4 जीन्स के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ हो तो वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑटो इम्यून रिएक्शन के चांसेस होते हैं। इसके अलावा PTPN22 यानी एक्टिवेट द टायरोसिन फास्फेट काज इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा अगर ये जीन्स एबनॉर्मल हो जिसकी वजह से एक प्रोटीन या एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाती है जिसको हम टायरोसिन फास्फेट कहते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। इसके अलावा साइनोवल स्ट्रोमा, अगर साइनोवल मेम्ब्रेन के अंदर कैंसर हो, CD4 T हेल्पर या B सेल या मैक्रोफेजेस हो, उसकी स्ट्रोमा हो तो उसकी वजह से भी रोमाटाइड अर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एंजियोजेनेसिस हो जाती है, न्यू ब्लड वेसल की फॉर्मेशन हो जाती है और वेनस फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि एबनॉर्मल होल बन जाते हैं, एबनॉर्मली पाथवे बन जाते हैं एंजियोजेनेसिस न्यू ब्लड वेसल्स की तरह। अब इस पिक्चर के अंदर आप नॉर्मल और अर्थराइटिक जॉइंट प्लस रोमाटाइड अर्थराइटिक जॉइंट्स को देखें। रोमाटाइड अर्थराइटिस के अंदर मेनली जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो हमें इनफ्लेम मिल रहा होता है, वाइल आर्टिकुलर कार्टिलेज इसके अंदर नॉर्मल होता है और बोन एक दूसरे के ऊपर फ्रैक्शन यानी रबनेस या रगड़ नहीं कर रहे होते हैं। रोमाटाइड अर्थराइटिस इसके अंदर आप देखिए कि पेनस फॉर्मेशन को आप देखें कि इसके अंदर एबनॉर्मली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुई होती है। एंजियोजेनेसिस के बाद ये वाला प्रोसेस होता है तो उसको हम कहते हैं पेनस फॉर्मेशन। क्लिनिकल फीचर इसके क्या है? जॉइंट्स के अंदर पेन होता है। इसके अलावा जब जॉइंट के ऊपर प्रेशर या जोर आ जाता है तो पेन होता है। जब मूवमेंट कर रहा होता है उस जॉइंट की तो पेशेंट को पेन होता है। इसके अलावा शीट वो गर्म होता है, रेडनेस रेड होता है। इसके अलावा रिस्ट, फिंगर, नी, फिट्स एंड एंकल आर द मोस्ट कॉमन अफेक्टेड जॉइंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिस्ट, फिंगर और नी, फिट्स और एंकल जॉइंट इसके अलावा किसी भी जॉइंट के अंदर हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। द डिजीज़ अपन बिगेन स्लोली, ये वाली बीमारी स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली डेवलप हो रही होती है, यूजुअली विद ओनली माइनर जॉइंट पेन। इनिशियली पेशेंट को माइनर पेन होता है, माइनर स्टिफनेस होती है और माइनर फटीग का शिकार होते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस इसके अंदर होती है और एटलीस्ट 1 होर होती है, यानी अर्ली मॉर्निंग जब उठ जाती है तो 1 घंटे तक उनको मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है। जॉइंट में फील वार्म, इसके अलावा जॉइंट के अंदर उनको गर्माइश यानी गर्म। इसके अलावा जब हाथ लगाते हैं तो दर्द होता है यानी टेंडर फील होते हैं और इसके अलावा स्टिफ होते हैं विल नॉट यूज़ फॉर इन होल। जब 1 घंटे के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करते उस जॉइंट को तो उस जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस होती है। रोमाटाइड अर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि यूजुअली इफेक्ट द जॉइंट, इसके अंदर जॉइंट इफेक्ट होता है सिमेट्रिकली दोनों साइड पे ऑन बोथ साइड इक्वली में इनिशियली बिगेन इन अ कपल ऑफ जॉइंट। इनिशियली इसके अंदर मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इसके अंदर जो अटैक वाले या जो रिस्क वाले जॉइंट होते हैं वो रिस्ट जॉइंट है, हैंड्स के जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर, नी और एंकल जॉइंट है। जो हाईलाइट किया है, जो सर्कल किए हुए हैं ये वाले जॉइंट इसके अंदर सिमेट्रिकली यानी दोनों अतराफ पे रोमाटाइड अर्थराइटिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं।
अब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के अंदर हम जब करते हैं तो हमें अल्नर ड्यूरेशन हमें मिलती है। इसके अलावा बुटनेरी हमें मिल रहा होता है। बुटनेरी ऐसी डिफ़ॉर्मिटी होती है जिसके अंदर आप ये टर्म को देखिए, इसके अंदर ऐसी डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है तो इसको हम कहते हैं बुटनेरी डिफ़ॉर्मिटी। स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटीज़ हमें इसके अंदर मिल रही होती है और स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटीज़ आप सबसे लास्ट के अंदर देखिए, जो मिडल फिंगर है और जो मिडल फिंगर और इसके बराबर में जो फिंगर है, इसको देखिए कि इसके अंदर स्वान नेक डिफ़ॉर्मिटी हमें नज़र आ रही है फिंगर्स की। इसके अलावा डिक्रीज़ ग्रिप स्ट्रेंथ, इसके अलावा जो मसल की ग्रिप है, जो फिंगर्स की ग्रिप है वो कमज़ोर हो जाती है। एक्सटेंसर टेंडर रप्चर हमें मिल रहा होता है, यानी जो एक्सटेंसर टेंडर होते हैं वो रप्चर होते हैं। इसके अलावा रोमाटॉइड नोडुल्स हमें इसके अंदर मिल रहे होते हैं। रोमाटॉइड नोडुल्स भी आप इस पिक्चर के अंदर नोट कर सकते हैं। लीस्ट 6 वीक और ये तकरीबन 6 वीक्स तक ऐसे ही रहता है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट, सम टाइम क्या होता है कि ये बीमारी ज़्यादा फैल जाती है और कार्टिलेज से बाहर हट के दूसरी टिश्यू को इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया, रोमाटॉइड नोडुल्स, प्लोरोपेरिकार्डाइटिस यानी पेरिकार्डाइटिस पेशेंट को हो जाता है। इसके अलावा न्यूरोपैथी, न्यूरॉन ख़राब हो जाते हैं, स्क्लेराइटिस हो जाते हैं। इसके अलावा स्प्लीन इनलार्ज हो जाते हैं, जॉर्डन सिंड्रोम पेशेंट को हो जाता है, वेसिकुलाइटिस हो जाते हैं। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम और फिटली सिंड्रोम वाले साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाते हैं अगर पेशेंट को हम ट्रीट ना करें। डिजीज़ की प्रोग्रेशन मज़ीद ख़राब हो और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज से हट के अगर जॉइंट इन्वॉल्व हो तो इस वाली बीमारियों की भी हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे कि हम पेशेंट के लिए रोमाटॉइड फैक्टर को यानी आरएफ फैक्टर को चेक करेंगे। इसके अलावा एंटी-सीसी2 एंटीबॉडीज़ यानी एंटीसाइक्लिक सेट्रोलिनाइन पेप्टाइड को हम चेक करेंगे। सीबीसी करेंगे, क्रिएटिनिन यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। इसके अलावा ईएसआर, जॉइंट अल्ट्रासाउंड हम करेंगे, यहाँ एमआरआई करेंगे, जॉइंट की एक्सरे और साइनोफिल फ्लूइड को एनालिसिस करेंगे कि उसके अंदर एंटी-सीसी3 एंटीबॉडीज़ है या रोमाटॉइड फैक्टर वाले एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। इस पिक्चर के अंदर जो एक्सरे लिया गया है, एक पे नॉर्मल हैंड है और सेकंड पे रोमाटॉइड अर्थराइटिस वाली, जिसके अंदर बोन की इरोजन हमें मिल रही होती है या बोन की डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रही होती है। इसके अंदर बोन की डिस्लोकेशन हुई, स्पेशली बिग टो की। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करते हैं कि हम डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग्स देते हैं, यानी हम डीमार्ड देते हैं, जिसके अंदर मेथोट्रेक्सेट, लेपुनामाइड और सुल्फाज़ालाज़ाइन हम देते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हम पेन किलर में नासेड देते हैं, यानी आइबुप्रोफेन, नेप्रोसिन और एस्पिरिन। शॉर्ट कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम भी देते हैं पेशेंट को, यानी डेक्सामेथासोल और प्रेडनिसोलिन। इसके अलावा एंटीसाइटोकाइन थेरेपी हम देते हैं, यानी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर को कम करने के लिए। तो उसके लिए हम मेनली देते हैं एटानासिरेप्ट, इसके अलावा इन्फ्लिक्सिमेब और एडेलामिनेब। Thank you for watching this video. For more video, please visit Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you.